हेलो दोस्तों, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे सीए इंटर जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए हमारी टैक्स की रिवीजन, वो भी कंप्लीट ऑन यूट्यूब। और इसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, डेली बेसिस पे मिलेगा, जिसमें हमारा आईसीएआई का हम स्टडी मटेरियल सॉल्व करने वाले हैं, वो भी कंप्लीट स्टडी मैथ में सॉल्व होगा। कौन से चैनल पे मैम? ओनली ऑन यूट्यूब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर नंबर 1 ऑफ जीएसटी। फर्स्ट पॉइंट आता है कि टैक्स का मतलब क्या है। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन सी सर्विसेज? एजुकेशनल सर्विसेज, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और भी हमारे लिए वो रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, जिसके लिए अलग से वो क्या करते हैं, कोई अलग से पैसे नहीं ले रहे। उन्होंने कहा एक काम करो, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट जो हमारे पास हॉस्पिटल्स है, उसमें भी नॉमिनल फीस लगती है, नॉमिनल अमाउंट वो हमसे ले रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई हमें कहीं से तो रेवेन्यू चाहिए। अगर उनको इन सब बातों पर खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो ऑब्वियसली दे नीड सम मनी ना, कि कहीं से तो पैसा आए जो वो इस पर स्पेंड कर सके। तो उन्होंने एक टैक्स नाम का एक रेवेन्यू सोर्स अपने लिए रख लिया कि भाई पर्सन्स पर, पब्लिक पर टैक्स लगा दो, ठीक है। तो टैक्स एक ऐसा पैसा है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिससे उसके बदले में गवर्नमेंट कंप्लीट पब्लिक को, सारी पब्लिक को, पब्लिक के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। समझ आ गई बात? अब बात आती है, क्या आप खुद से कभी भी टैक्स देना चाहते हो? नहीं। सो द नेक्स्ट थिंग विच कैन कम इनटू एमसीक्यू क्वेश्चन, टैक्स एक वॉलेंट्री पेमेंट है या नहीं है? सो नहीं है, ये पैक्यूनरी बर्डन है। पैक्यूनरी बर्डन का मतलब होता है जो अथॉरिटी ने हम पर लगा दिया, अपनी मर्जी से हम पे नहीं कर रहे। ओके, आ जाइए एक बार बुक पर। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से टैक्स इज नथिंग बट मनी that people have to pay to the government which is used to provide the public services. Next, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? दो टाइप का टैक्स होता है। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों टैक्सेस में अंतर क्या है, मतलब डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा हुआ है? डायरेक्ट का मतलब है जैसे कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट आई कैन राइट डाउन द आईडीटी ना, ये होता है जीएसटी और कस्टम। अब इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा? मान लो मिस्टर ए की इनकम हुई है 1 CR, 1 करोड़ रुपीज, तो वो मिस्टर ए को कहेंगे आपकी 1 करोड़ की इनकम पर हमें आप टैक्स प्रोवाइड करो। इनकम किसकी? मिस्टर ए की। टैक्स कौन देगा? मिस्टर ए ही देगा। डायरेक्टली जिसकी इनकम है उसी से टैक्स ले रहे हैं, यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पर है, इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। बट आईडीटी में क्या है? अब मान लो मुझे ये पेन लेकर आना है मार्केट से, ठीक है, सपोज इट्स ऑफ 20 रुपीज। अब इस 20 रुपए पे लिखा होता है रैपर पे कि MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना, यानी इसके अंदर जो जीएसटी है वो शॉपकीपर ने मेरे से ले लिया, ठीक है। शॉपकीपर ने मेरे से लेकर उसको गवर्नमेंट को पे किया, यानी गवर्नमेंट की नजरों में हु इज द टैक्स पेयर? द शॉपकीपर। बट किसकी पॉकेट पे बर्डन पड़ा? किसने वो एक्स्ट्रा पेमेंट दी थी? उसमें मैंने 20 रुपए दिए जिसमें टैक्सेस इंक्लूड थे, जो गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने दिए, यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पर है। टैक्स का बर्डन मेरी पॉकेट पे पड़ा लेकिन पेयर शॉपकीपर है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज इनडायरेक्ट टैक्स, कि इनडायरेक्टली वो मेरे से टैक्स लेकर गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर बात आ गई टैक्स कितने टाइप का है, आगे आईडीटी। तो जीएसटी जो डोमेस्टिक सेल परचेज पे, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, और कस्टम जब हम इंडिया के बाहर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, या इंडिया के बाहर से गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, मीन्स हम रिसीव कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम बाहर कुछ भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सप्लाई पे लगता है कस्टम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, ये सब बातें स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जो आपको समझा रही हूँ, मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी कर दी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स? अच्छा मैम, ये वाली बुक कहाँ अवेलेबल है? अगर आपके पास किसी भी आप और बुक से पढ़ रहे हो, आप वहां से भी कर लो। पॉइंट्स जो है, मतलब ये सभी पॉइंट्स हर बुक में होंगे। हो सकता है लिखने का तरीका अलग हो, बट हाँ, आपको हर पॉइंट लाइक द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो सब में मिल जाएगा।
अंदर के मैटर जो है वो राइटिंग वे या उसकी लैंग्वेज वो अंतर होता है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप यू कैन डू इट। फिर किसी स्टूडेंट को अगर ये बुक चाहिए तो स्टूडेंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ना इस पीडीएफ के लिए आप कैसे पीडीएफ ले सकते हो, दैट टू एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है, वो भी लिंक मिल जाएगा, या हार्ड बुक चाहिए तो उसके लिए भी लिंक अवेलेबल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट टैक्स में, direct tax means the person paying the tax to the government directly bears the incidence of the tax. डायरेक्टली मिस्टर ए को टैक्स पे करना था तो उसी ने इंसिडेंस बियर किया है, बट इनडायरेक्ट टैक्स वो इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है वो डिफरेंट पर्सन पर है, क्योंकि इंसिडेंस शॉपकीपर पे मुझ पे पास कर दिया था, मुझसे पैसा लेकर गवर्नमेंट को दिया था। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है नेचर में। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, लाइक द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है, स्लैब रेट्स होती हैं कि अप टू ₹2,50,000 नील टैक्स, 2,50,000 वन से लेके 5 लाख तक वाले को 5% का टैक्स लगेगा, उसके ऊपर देन 10, 15 ऐसे करके, यानी जिसकी जितनी इनकम उस पर उतना ज्यादा टैक्स रेट। इट मीन प्रोग्रेसिव इन नेचर। बट इन द आईडीटी दैट इज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सबके लिए जो टैक्स रेट है सेम है। किसी के पास कितना भी पैसा हो, कोई कितनी भी सप्लाई कर रहा हो, अगर किसी प्रोडक्ट पर 18% लगता है तो उस पर 18% ही लगेगा, कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन टैक्स पेयर खुद बियर करता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में वो शिफ्ट कर देता है दूसरे पर्सन पे, जैसे शॉपकीपर ने मुझ पे बर्डन शिफ्ट किया। इसका टाइप क्या है, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम इन द आईडीटी। नेक्स्ट आता है आईडीटी के फीचर्स क्या क्या है। एक बात बताओ, as a student, are you paying the income tax? Most of us are going to say no ma'am, we are not paying income tax yet. हम नहीं कर रहे। मैम आर्टिकलशिप तो स्टाइपेंड मिलता है, बच्चे वो तो इतना होता ही नहीं है मैक्सिमम केसेस में कि कुछ टैक्स पे हो, ठीक है ना। अब तो हम डायरेक्ट टैक्स नहीं पे कर रहे, बट हाँ अगर मैं पेन ले रही हूँ, रजिस्टर ले रही हूँ, जैकेट्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, सो इन एवरी ईच एंड एवरीथिंग वी आर पेइंग जीएसटी, है ना। सो इट मीन्स जो पूरा टैक्स रेवेन्यू है उसका 50% से ज्यादा का जो कवरेज है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन ने की हुई है, क्योंकि इसका वाइडर टैक्स बेस है। ज्यादा से ज्यादा लोग, इनफैक्ट एवरी पीपल, ईच एंड एवरी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस ना। हम पे कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता, डायरेक्ट पिंच भी नहीं लगता, अरे अच्छा मैं भी टैक्स पे किया, नहीं। बट सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, द रीजन बीइंग जो कंप्लीट टैक्स रेवेन्यू है उसका मोर देन 50% जो है, जो रेवेन्यू आता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। सेकंड फीचर लगता किस पर है, तो कमोडिटीज और सर्विसेज पे, यानी जब भी कोई कमोडिटी मींस कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रहे हैं उस टाइम पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। थर्ड, इसमें बर्डन शिफ्टिंग होती है। मैंने बताया ना, शॉपकीपर ने मुझसे टैक्स लेकर गवर्नमेंट को पे किया तो उसने अपना बर्डन मुझ पे शिफ्ट कर दिया था। फोर्थ, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। एज आई सेड, कई बार तो फील भी नहीं होता कि भाई हमने जो है टैक्स पे किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पेन लिया 20 रुपीज का, उस टाइम मेरे माइंड में आया भी नहीं कि अरे इसमें ना मैंने जीएसटी पे किया, बिकॉज दे हैव रिटन डाउन द एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इट मीन उस पे जीएसटी भी था। नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर से ही ले रहे हैं, अलग से हमसे नहीं लेते ना, तो उस टाइम जब वो चार्ज करते हैं तो हमें डायरेक्ट पिंच होता ही नहीं कि अरे हमने कोई टैक्सेस पे आउट करे हैं। उसके बाद इन्फ्लेशनरी। व्हाई इट इज इन्फ्लेशनरी, देखो सपोज मान लो मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया 100 रुपीज का, उस पर 10% जीएसटी था, यानी 10 रुपीज हो गया 110। तो क्योंकि इस पर टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने उस प्रोडक्ट के 110 रुपए पे किए, टैक्स ना होता तो मैं 100 रुपीज पे करती, यानी इन्फ्लेशनरी है। इन्फ्लेशनरी यानी जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वजह से कीमत बढ़ रही है। Then next, wider tax base. As I said, majority of us are paying the indirect taxes na comparatively to direct taxes. So wider tax base है. Promote social welfare. Now how it is promoting social welfare? Let's understand it. क्या किया ना students IDT में? For example, alcoholic liquid for human consumption. Alcohol is good or bad for health? Bad for health ना? Yeah, definitely bad for health. No one should consume it. No one should take it. तो उन्होंने क्या किया, ये कहा एक काम करो, बाकी सब प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगा दो। जीएसटी के आने से क्या हुआ, पहले वाले टैक्सेस से कम टैक्स हो गया, क्योंकि अब सिंगल टैक्स जाता है। इस पे कहा जब ये बनेगी
मैन्युफैक्चर होगी तो एक्साइज लगाओ, सप्लाई होगी तो वैट लगाओ या सीएसटी लगाओ। इसकी वजह से इस पे डबल टैक्स कर दिया, प्रोडक्शन पे अलग, सप्लाई पे अलग। तो क्यों किया? जितने भी सिन प्रोडक्ट्स हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं या डीमेरिट गुड्स है जो नहीं लेनी चाहिए, या तो उन्होंने उस पर रेट हाई कर दिया या ऐसे डबल टैक्स लगा दिया। तो सोशल वेलफेयर वो प्रमोट कर रही है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, टैक्स रेट ज्यादा होंगे या डबल टैक्स है उसकी वजह से, तो लोग उसको कम लेंगे। साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इट्स प्रमोट द सोशल वेलफेयर। ये रिग्रेसिव है नेचर में, मैंने आपको बताया कैसे। चाहे कोई रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, कोई भी है, सबको सेम रेट ऑफ टैक्सेस पे पे करना पड़ता है। इनफैक्ट इसको एक वजह से और रिग्रेसिव कहते हैं। देखो स्टूडेंट, एक पर्सन है, उसके पास 100 रुपए हैं, एक है इसके 1000 है, दोनों ने एक पेन ले लिया 20 रुपीज का, जिसपे 10% जीएसटी लगता था, यानी 2 रुपए, 22 रुपीज पे करे। 100 में से भी उसके पास जीएसटी के 2 रुपए गए, 1000 से भी उसके पास जीएसटी के 2 रुपए गए। इसकी वजह से कहते हैं कि जो पुअर और रिच है ना, उनके बीच में इनकम डिस्पैरिटी और बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? कि हर किसी को, मान लो अगर पुअर को कम देना, मतलब जिसके पास थोड़े कम पैसे हैं उसको कम देना, और जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं इनकम सेम लेवल पर आ जाती। लेकिन नहीं, इनकम डिस्पैरिटीज और ज्यादा बढ़ रही है इसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जीएसटी का जेनेसिस कैसे हुआ। तो स्टूडेंट एक बार यहाँ पे नजर मार लेना, इसमें कुछ वैसे है नहीं, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से आपको याद भी क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो चलो मैं एक बार रिवाइज ही करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैम जीएसटी कब आया था? 2017 में। रुक जाओ, इसकी पहली बात हुई थी ईयर 2000 में, ठीक है, ईयर 2000 में। तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, या 17 ईयर्स लग गए थे इसको इंडिया में लॉन्च होने के लिए। 2000 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हाँ एक काम कीजिए, एक कमेटी बिठा लीजिए, कमेटी डिजाइन कीजिए जो हमारी कंट्री में जीएसटी मॉडल को लेकर आएगी। फिर 6 साल कमेटी बनती रही। 2006 में 2006 के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि देखिए मैं इस साल के बजट में अनाउंस कर रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2010 से, यानी 4 साल बाद से जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल पास हुआ। अमेंडमेंट बिल का नंबर याद कर लेना, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट बिल था ये? 122nd अमेंडमेंट बिल, ठीक है। उसमें स्टूडेंट जीएसटी के बारे में बात हुई कि देखो जीएसटी लेकर आएंगे, इसके लिए अपने संविधान को हमें थोड़ा सा अमेंड करना पड़ेगा। मैम ये बिल कौन सा एक्ट बना था? 101st अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि बिल नंबर क्या था और एक्ट नंबर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल, और कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कौन सा बना था? 101st अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? फिर स्टूडेंट सितंबर 2016 में जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई। उसके बाद हमारे पास जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने कहा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस बिल को लेकर आओ। अप्रैल 17 में क्या हुआ स्टूडेंट? हर टैक्स के लिए एक्ट पास हो गए, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, ठीक है। देन हमें पता था 1 जुलाई से इंडिया में जो है, जो हमारा सीएडब्ल्यू होता है, तो वहां हमारे पास जीएसटी लॉन्च होना है। तो 30 जून को सारी स्टेट्स ने ये बिल एक्सेप्ट करिए, एक्ट एक्सेप्ट कर दिए, पास ऑन कर दिए, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। मैम उन्होंने कब किया था? अच्छा, स्टेट्स को कौन सा एक्ट पास करना था? ऑब्वियसली ये हम स्टेट जीएसटी, ठीक है ना, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, क्योंकि वही उनके हाथ में था। जे ने एसजीएसटी एक्ट पास नहीं करा, उन्होंने उसके बाद ये पास किया था 8 जुलाई 2017 को। ये डेट, ये 2 डेट्स याद रखना। 1 जुलाई को जीएसटी लॉन्च हुआ था, बट जे ने 8 जुलाई को ये एक्ट पास किया था। उसके बाद से हमारी जीएसटी जर्नी जो है वो कंटिन्यू है। जीएसटी का कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दीजिए। ओके, पहला तो ये वैल्यू एडिशन टैक्स होता है। हाउ इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स? क्योंकि स्टूडेंट जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, तो उस पर ये टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन टैक्स है। अब एक बात और मैम, कोई एक ऐसा एग्जांपल दे दो जो आप क्लास में भी देते थे, जिससे कि इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट, उसके एडवांटेजेस सारे यहाँ कवर हो जाएं। ओके, आ जाइए स्टूडेंट, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, मान लो एक हमारे पास है मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, और ये फाइनल कंज्यूमर है। होता क्या है ना, मान लो ये जो मैन्युफैक्चरर है,
इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो आप ये मान लेना कि आपको कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट फीचर्स यहीं पे उसका रिविजन हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को एक प्रोडक्ट सेल किया जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज। अब इसने इस पे जीएसटी चार्ज किया 10%, यानी 10 रुपए हो गया, 100 का 10% 10 रुपीज ना, तो 110 का जो प्रोडक्ट है इसने होलसेलर को सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब होलसेलर ने ये कहा जीएसटी कभी भी कॉस्ट नहीं मानता कोई भी बिजनेसमैन। क्यों? अभी आप देखोगे जीएसटी गवर्नमेंट उसको वापस दे देती है। ठीक है, तो वो ये मान रहा है होलसेलर कि मेरे को 100 रुपए में प्रोडक्ट पड़ा, वो ये नहीं कहेगा 110 का पड़ा। द रीजन भी उसको पता है वो 10 रुपए मुझे गवर्नमेंट वापस देगी ही देगी, कैसे देगी बस वो बात कर लेंगे। तो देखो होलसेलर के माइंड में क्लियर कट फैक्ट है कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए का पड़ा है, 110 का नहीं मानेगा, ये बात ध्यान रखना। तो कॉस्ट कितनी आ गई उसके लिए? 100 रुपीज। क्लियर? मतलब कैसे मानी? उसने उसको ये पता है एक तरीके से ना, यहाँ पे मैं इसको इनफैक्ट सेलिंग प्राइस कर देती हूँ। ठीक है, कि उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपए था, तो उसको पता है भाई जो 100 रुपए में प्रोडक्ट मिला, उसने अपना इस पे प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया। कितना? मान लो 10 रुपए का प्रॉफिट लगा दिया, तो 110 का प्रोडक्ट हो गया। अब उसको भी जीएसटी चार्ज करना है रिटेलर से, 10% का जीएसटी चार्ज किया, 110 का 10% यानी 11 रुपीज, तो कितना हो गया? 121 रुपीज। रिटेलर ने होलसेलर को 121 रुपए दिए हैं, लेकिन उसके माइंड में क्लियर है जो मेरा जीएसटी वाला पार्ट है वो मेरी कॉस्ट नहीं है, यानी उसको पता है द कॉस्ट इज द सेलिंग प्राइस। उसके लिए कॉस्ट कितनी आई? 110 रुपीज। उसने फिर इस पे प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट तो लेगा ना। मान लो उसने फिर से 10 रुपीज ऐड कर दिए, यानी 121 रुपीज हो गए। अब उसने जीएसटी चार्ज कर लिया 10% का, 121 का 10% कितना होगा स्टूडेंट जल्दी बताओ? 12.1, तो 12.1 रुपीज, यानी अब हमारे पास ये आ गया 121 प्लस 12.1 रुपीज यहाँ पर आ गया। यानी आई होप सबको यहाँ दिख रहा है ना, मैं फिर भी साइड कर लेती हूँ। ठीक है, तो यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए 133.1 रुपीज। 133.1 रुपीज, इतना फैक्ट सबको क्लियर है आई होप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जो हमारा कस्टमर है उसके लिए मैम क्या, वो भी यही सोचेगा कि जीएसटी वाला पार्ट तो मुझे वापस मिलेगा नहीं। जो फाइनल कंज्यूमर होता है, क्योंकि उसको आगे सप्लाई नहीं करनी, उसको कोई जीएसटी गवर्नमेंट वापस नहीं करती, पूरा का पूरा जीएसटी का बर्डन इनफैक्ट उसी पर पड़ता है जो फाइनली कंज्यूम करता है, आगे सप्लाई नहीं करता। तो कस्टमर के लिए कॉस्ट आई 133.1। इज इट क्लियर? अब आप यहाँ पर देखोगे दैट हाउ इट इज अ वैल्यू एडिशन टैक्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितनी वैल्यू ऐड हुई थी कंप्लीट, क्योंकि ऐसा मतलब पहले से तो कुछ आ ही नहीं रहा था, तो 100 रुपए पे 10% का जीएसटी लग गया, यानी 10 रुपए का जीएसटी पड़ा। टैक्स कितना कितना लगा? 10 रुपीज। यहाँ टैक्स कितना लगा इन द सेकेंड सिनेरियो, दैट इज इन दिस सिनेरियो? मैम यहाँ टैक्स लगा 11 रुपीज का। नहीं, सुनो, मैंने कहा था जीएसटी जो देकर आया है वो वापस मिलेगा। जो जीएसटी उसने इस होलसेलर को पे आउट किया था, यानी देखो यहाँ पर होलसेलर ने जो मैन्युफैक्चरर को जीएसटी देकर आया था कि देखो जी मैं आपको 10 रुपए का जीएसटी दे रहा हूँ, वो गवर्नमेंट अब उसको वापस करेगी। तो होलसेलर ने कॉल करी गवर्नमेंट को, सुनो गवर्नमेंट, मैंने रिटेलर से 11 रुपए का जीएसटी चार्ज किया है। कितने का? 11 रुपए का। ओके, लेकिन मैं ऑलरेडी 10 रुपए का जीएसटी मैन्युफैक्चरर को देकर आया था जो उसने आपको दे दिया होगा। उन्होंने कहा यस, तो मैं वो अब आपको दोबारा से नहीं दूंगा क्योंकि वो तो आपने मुझे वापस करना है। या सो माइनस हो जाएगा आईटीसी, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। परचेज करते टाइम आप जो टैक्स देकर आते हो, जब वो एडजस्ट हो रहा है, दैट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 10 रुपीज माइनस होके 1 रुपीज का जीएसटी फाइनल पे हुआ। अब देखो उसने कितनी वैल्यू एडिशन की थी? 10 रुपीज। 10 रुपीज पर 10% लगाओ जो जीएसटी रेट था, 1 रुपीज। फाइनल कितना जीएसटी पे हुआ गवर्नमेंट को? 1 रुपीज। तो दैट इज अ वैल्यू एडिशन टैक्स। नेक्स्ट स्टेज पे भी देखो कि जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, यहाँ पे भी 10 रुपए ऐड किए ना, 10 रुपए पे ही टैक्स जाएगा, देख लेना। देखो अब उसने कहा, रिटेलर ने फोन किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मेरी बात सुनो, मैंने जीएसटी चार्ज किया है 12.1 रुपीज। कहते ओके नो प्रॉब्लम। वो कहता है जी देखो बट इस 12.1 में से बात सुनिए यहाँ पर। ठीक है, उसने ये बोला कि देखो सर, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे। 110 प्लस 10 था, 120 लेना था, गलती से 121 ले लिया, एक बार उसको रेक्टिफाई कर दो।
ठीक है, 120 का GST 10% दैट इज 12 रुपीज, तो ये 132 आया। सॉरी, वो लिखते टाइम पे वहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गई थी, मैं इसको रेक्टिफाई कर रही हूँ। तो ये आ गया पाया 132, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि सर सुनिए, मैंने GST जो कलेक्ट किया है दैट इज 12 रुपीज, बट मैं ऑलरेडी 11 रुपीज का GST होलसेलर को देकर आया था, जो होलसेलर ने आपको दे दिया होगा, तो मैं वो माइनस कर रहा हूँ, ITC ले रहा हूँ, तो मैं आपको 1 रुपए का टैक्स पे करूंगा। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 10 रुपए का, यानी कितनी वैल्यू एडिशन हुई थी? 10 रुपए की। टैक्स कित पे जाना चाहिए? जो वैल्यू उसने अपने पास से ऐड की थी, यानी 10 रुपीज पर टैक्स, 10 रुपीज पर 10% का टैक्स। यानी यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 1 रुपए का टैक्स, ये 1 रुपीज का GST उसने पे किया है। आई होप सबको क्लियर है। दैट इज वाई इट इज नॉन एज अ वैल्यू एडिशन टैक्स, कि जितनी जितनी वैल्यू ऐड होती है ड्यू टू द ITC सिस्टम, क्योंकि वो ITC क्लेम कर पा रहा है, वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स देता है। सेकेंड, हर उसको हर जगह, हर जो उसकी चेन थी, हर स्टेप पर टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, यस, अंटिल द फाइनल कंज्यूमर ना, फाइनल कंज्यूमर को सारा बेयर करना है। उससे पहले जितने भी स्टेजेस आए हैं, होलसेलर, रिटेलर, उन सबको ITC मिलेगा। सो या देयर इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। क्लियर? नेक्स्ट, फाइनल बर्डन कौन बियर करता है? फाइनल कंज्यूमर। ये भी मैंने आपको समझा दिया। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस इसलिए, क्या कहीं ऐसा हुआ GST वाले पे, जो GST पे कर आया था, पे कर आया था, उस पे भी टैक्स लगा? किसी और टैक्स पे टैक्स लगा नहीं, सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लग रहा है। दैट्स वाई स्टूडेंट, यहाँ पे कैस्केडिंग नहीं होती। कैस्केडिंग का मतलब होता है डबल टैक्सेशन, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, वो नहीं होता है यहाँ। अब GST की नीड क्या थी इंडिया में? अरे भाई, पिछले वाले सिस्टम में बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, इस वजह से उनको ठीक करने के लिए हमारे पास नया IDT रिजाइम आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे, पिछले सिस्टम में क्या क्या डेफिशिएंसीज थी, अब बताती हूँ। पहली डेफिशिएंसी थी डबल टैक्सेशन। क्या था ना स्टूडेंट, वहां पे कुछ ऐसी सप्लाईज भी थी जिसको वो गुड्स भी मानते थे और सर्विसेज भी। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट, जब भी पहले हम रेस्टोरेंट जाते थे ना, ठीक है, आप घर पे किसी से पूछ के देखो कि पहले भी रेस्टोरेंट में क्या हो रहा था जब तक GST नहीं आया था। रेस्टोरेंट गए, वो कहते थे खाना सप्लाई हो रहा है तो हम मानेंगे, क्योंकि फूड सप्लाई है तो दे आर सप्लाइंग द गुड्स। जब गुड्स सप्लाई होती थी तो पहले वैट लगता था, ठीक है, वैट टैक्स होता था, वैट लगता था। फिर उन्होंने कहा, और क्योंकि हम आपको अपनी सर्विस भी दे रहे हैं, वेटर आ रहा है, सप्लाई कर रहा है, सब कुछ, तो हम आपको इस पे सर्विस टैक्स भी लगाएंगे। तो पहले डबल टैक्स लग रहा था, फूड पे अलग, मतलब गुड्स पे अलग, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको हम गुड्स भी मानते थे और सर्विसेज पे, और डबल टैक्सेशन लगते थे। सिमिलरली सॉफ्टवेयर जब कोई किसी को सप्लाई करता था तो उसको गुड्स भी मानता था और सर्विसेज भी, उस पे भी डबल टैक्सेशन था। बट अब ऐसा नहीं है, कंप्लीट पर सिर्फ और सिर्फ GST लगता है, ठीक है। मैम सर्विस चार्ज तो लगता है, सर्विस चार्ज इज नॉट अ सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट प्रोवाइडर अपने पास से लगाता है। इनफैक्ट एज पर द लीगल टर्मिनोलॉजी यू कैन डिनाई इट, वो एक तरीके से वेटर्स की टिप होती है, आप चाहो तो उससे लड़ सकते हो कि भाई मैं नहीं दूंगा। ओके, नेक्स्ट, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, क्या होता था, Senvet did not include chain of value addition in the distributive trade after stage of production. Similarly, in the state level VAT, Senvet load on the goods was not removed. This lead to the cascading of taxes. अब इसका क्या मतलब है? देखो स्टूडेंट, जब कोई प्रोडक्ट, पहले क्या होता था, जब कोई प्रोडक्ट बनता था ना, ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक टैक्स लगता था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। अब मान लो एक्साइज ड्यूटी दो तरीके की होती थी, सेंट्रल और स्टेट। मान लो ये सेंट्रल वाली है, चाहे स्टेट भी है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर हुआ, एक्साइज ड्यूटी लग गई, जब उसको फैक्ट्री से बाहर जाना है। फिर जब वो सप्लाई करता था तो सप्लाई पे, अगर तो इंटर स्टेट सप्लाई है, दूसरी स्टेट में सप्लाई हो रही है, तो CST लगता था, सेंट्रल यहाँ पे लग गया। और अगर स्टूडेंट्स वो सप्लाई जो है ना वो सेम स्टेट में है तो वैट लगता था। समझ आ गया? अब क्या हुआ, मान लो किसी ने मैन्युफैक्चर के टाइम पर एक्साइज ड्यूटी पे करी 100 रुपए की, सप्लाई पर उसने क्या किया, सप्लाई किया, कस्टमर से चार्ज कर लिया 110 रुपए। अब गवर्नमेंट को कॉल करे, गवर्नमेंट 110 रुपए चार्ज करे हैं, लेकिन मैंने 100 रुपए सब मैन्युफैक्चरर को दिए थे, उसने मेरे से चार्ज करे थे, माइनस कराओ नहीं करा सकते। सो देयर इज कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। इनफैक्ट क्या होता था, एक बात और बताती हूँ, मान लो 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, उस पर 12.5% की एक्साइज ड्यूटी लगी, 12.5 रुपीज,
ये हो गया 112.5 रुपीज। ये जो CST या वैट लगता था ना, ये इस कंप्लीट पे लगता था। एक तरीके से टैक्स पे भी टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी पे भी जो है वो सप्लाई टैक्स लगा रहे थे। समझ आ गया। फिर बात आती है सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट कि सेट ऑफ वहां पे नहीं, एक्साइज ड्यूटी और हमारे पास वैट का सेट ऑफ नहीं था। सेकंड क्या था, मान लो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया था ये वाला, ठीक है, हर स्टेज पे सेट ऑफ था ना, लेकिन मान लो अगर ये पुराना सिस्टम होता, ठीक है, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से इंटर स्टेट सप्लाई ली थी, यानी कि होलसेलर जो था वो मान लीजिए स्टूडेंट्स हरियाणा से है और मैन्युफैक्चरर जो है वो यूपी से है, तो इसने इसको CST पे किया होता क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई थी। रिटेलर और होलसेलर दोनों हरियाणा से होते, तो ये आपस में वैट चार्ज करता। अब यहाँ पर उसने कहा कि गवर्नमेंट सुनो, मैंने 11 रुपए का टैक्स लिया है, 10 रुपए मैन्युफैक्चरर को पे कर आया था, तो मैं 1 रुपया पे करूंगा। बट अगर ये पुराना सिस्टम होता, अर्लियर IDT रिजाइन होता, तो गवर्नमेंट कहती भाई बात सुनो, रिटेलर से आपने लिया वैट, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाना है, मैन्युफैक्चरर को आपने पे किया था CST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, तो दोनों का सेट ऑफ पॉसिबल नहीं। बट अब ऐसा नहीं, अब तो GST है तो सब कुछ सेट ऑफ पॉसिबल है। नेक्स्ट, पहले बहुत सारे टैक्सेस थे लाइक एक्साइज ड्यूटी और एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ठीक है, बट अब सबको सबस्यूम कर दिया सिंगल टैक्स GST। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस, वैट ऑन गुड वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विसेज, एज आई सेड यू। मान लो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स मान लीजिए अब एक पर्सन है, ठीक है, सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, उसने वो गुड्स भी सप्लाई करता है और सर्विसेज भी, पहले वाले सिस्टम की बात बता रही हूँ। गुड्स को परचेज किया, कहीं से आगे सप्लाई करना था, गुड्स को परचेज करते टाइम पर उसने वैट पे किया, फिर सर्विसेज भी साथ में सप्लाई करता है, सर्विसेज को सप्लाई करते टाइम पे सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, सर्विस टैक्स 110 रुपए लिया, वैट दिया था 100 रुपए। क्या सेट ऑफ पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि टैक्सेस का इंटीग्रेशन नहीं था। सर्विस टैक्स अलग सेक्टर था और वैट अलग सेक्टर था, नॉन वैटेबल था। नॉन वैटेबल क्या होता है स्टूडेंट? ये वही है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, दूसरी स्टेट का टैक्स है, CST है या वैट है, तो आपस में इंटीग्रेशन नहीं था, ठीक है, तो वो नॉन वैटेबल था। इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या था, अगेन पुराने सिस्टम में ये डिफिशियंसी थी। नेक्स्ट आता है GST का फ्रेमवर्क। इस क्वेश्चन को CA फाइनल लेवल पर भी इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चन कर चुका है कि हमारे इंडिया में GST जो है वो कौन सा मॉडल है, सिंगल मॉडल या डुअल मॉडल। स्टूडेंट डुअल मॉडल है, मेरी बात को प्लीज याद रखना, कोई भी कंफ्यूज मत होना। मैम डुअल मॉडल कैसे? अभी तो आपने कहा था वन नेशन वन टैक्स, बिल्कुल, जय हिंद जय भारत, लेकिन मेरी बात को सुन लो। डुअल मॉडल का मतलब होता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर टैक्स लगाती है, CGST SGST दोनों लगते हैं। IGST लग रहा है तो आगे स्टेट्स के पास अपने आप कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको पता है, यानी दोनों गवर्नमेंट्स क्योंकि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे टैक्स लगा रही हैं, तो ये डुअल मॉडल GST है, ठीक है। हमारा देखो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है ना। फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का वर्किंग रहता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली टैक्स लगा रही है, तो इट इज डुअल मॉडल। नेक्स्ट, कौन कौन से टैक्सेस मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं? CGST, SGST, UTGST, IGST। आ जाओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। CGST, सबसे पहले तो कितने तरीके की सप्लाईज होती हैं? मैम दो तरीके की, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो क्या लगेगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंट्रा स्टेट होगी तो क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा CGST, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्लस SGST या फिर UTGST। अब मैम SGST कब लगेगा और UTGST कब लगेगा? बताओ बताओ, मैंने पढ़ाया था आपको। SGST तब लगता है जब ये जो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है दैट इज अ स्टेट, ठीक है, और UTGST लगता है अगर एक ऐसी यूनियन, मतलब मान लो जो सप्लाई हो रही है वो एक यूनियन टेरिटरी में हो रही है, कि यूनियन टेरिटरी अपने आप में ही, लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई इज विद इन अ यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे लगेगा CGST और UTGST। बट इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ स्टेट, तो वहां लगेगा CGST प्लस SGST। अब बात आती है यूनियन टेरिटरीज की। स्टूडेंट हमारे पास यूनियन टेरिटरीज दो टाइप की होती है, एक होती है
विद लेजिस्लेचर यानी जिनके पास अपनी विधानसभा है। सेकंड होती है विदाउट लेजिस्लेचर, which do not having their विधानसभा, which do not having their legislative assembly। जो विद लेजिस्लेचर है इनको भी स्टेट का दर्जा मान लिया जीएसटी ने और कहा कि सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी ही लगेगा, बट विदाउट के लिए सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगेगा। याद रखना इस बात को प्लीज, विद लेजिस्लेचर के लिए सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगेगा, बट ये विदाउट वाली कैटेगरी में सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगेगा। क्लियर? मैम विद कौन सी है, विदाउट कौन सी है, पढ़ा दो। ओके डेफिनेटली। आ जाओ स्टूडेंट्स एक बार देखो हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो इसके नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है विद लेजिस्लेचर और विदाउट वाले का। तो स्टूडेंट जो हमारे पास जहाँ पर जो विदाउट लेजिस्लेचर है, जिनके पास अपना जो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, दैट आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। अभी एक हो चुके हैं, पहले अलग थे, अब एक हो गए, एंड चंडीगढ़। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ही हो गए, और चंडीगढ़। ये 5 हमारे पास ऐसी है जिसको यूटीजीएसटी एक्ट जो है वो गवर्न कर रहा है, यानी यूटीजीएसटी लगेगा सीजीएसटी के साथ। बाकी जो हमारे पास रह गई 3 यानी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, उस पे लगता है एसजीएसटी। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये पॉइंट भी हो गया लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का। गुड्स और सर्विसेज को किस टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे? जैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पर या फिर मेंबर्स को मेंबरशिप नंबर के बेसिस पर आईसीएआई जो है वो क्लासिफाई करता है। तो गुड्स को एचएसएन कोड्स के बेसिस पे यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, और सर्विसेज को सर्विस कोड्स के बेसिस पे यानी टैरिफ कोड। नेक्स्ट, किसको रजिस्ट्रेशन लेना है? तो जीएसटी ने बोला हर शॉपकीपर को, हर सप्लायर को नहीं लेना। जब आप एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट को, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी 20 लाख मान लो, ठीक है, बेसिक वाली ले रही हूँ, तो 20 लाख क्रॉस कर दिया एक फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई का, तब जाकर रजिस्ट्रेशन लेना है, उससे पहले नहीं लेना। अब ये जो पॉइंट है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, चैप्टर 6 आईटीसी जब करेंगे, मैं आपको उसके साथ रिवाइज करवाऊंगी, वही जो है विद एग्जांपल्स आप अच्छे से कर पाओगे, अभी से फर्स्ट सिर्फ कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट जीएसटी कॉमन पोर्टल, बट रुक जाओ, ठीक है, जैसा आपको प्रॉमिस किया था इतना रिवीजन करेंगे जितना कि आप डेली बेसिस पे रिवाइज भी कर सको। तो अब मैं आपको कल मिलूंगी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया है, कल करेंगे हमारा ये कंप्लीट चैप्टर खत्म, दैट इज जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन। आई होप सबको क्लास अच्छी लगी। कोई भी अगर आपको कमेंट्स है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।